Hello, literature lovers. Welcome to Literate Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss Ode to a Nightingale by John Keats. अगर इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये एक रोमांटिक ओड है, ओड टू नाइटिंगेल। इरेगुलर ओड है ये 10 लाइन स्टेंजाज में, उसका राइम स्कीम आप देख सकते हो। और इसमें मैक्सिमम लाइंस जो हैं वो हर जगह आपको स्टेंजा में आयम्बिक पेंटामीटर ही लगभग देखने को मिलता है। 1819 में इन्होंने लंदन में अपने फ्रेंड के घर रह के ये पोइट्री लिखी थी, रिटन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ पर्सनल सफरिंग, जब किड्स ब्रदर हैड डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड किड्स हिमसेल्फ वाज इल। जब वो ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट था उस वक्त, तो वो ये पोइट्री लिखते हैं। ये ओड टू नाइटिंगेल is one of Keats' greatest odes, composed in May 19 as Hampstead, London. During a period of intense personal suffering and poetic maturity, it reflects the core concern of Romanticism, the tension between imagination and reality, the desire of transcendence, and the inevitability of death. Okay, थीम की अगर हम बात करें तो ट्रांजेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। आप इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाएं कुछ होती हैं, रियलिटी में कुछ होता है। मॉर्टेलिटी वर्सेस इमॉर्टेलिटी। हाँ, कि नाइटिंगेल एक तरफ वो इमॉर्टल बर्ड है, उसका सॉन्ग इमॉर्टल है, वहीं कीट्स को लगता है कि वो कभी फेमस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जैसा कि शैली के साथ भी है। हाँ, नेचर एंड द रोल ऑफ आर्ट एंड पोएट्री। तो ये सब थीम्स हमें देखने को मिल रही है। डिजायर फॉर स्केप, वो स्केप भी करना चाहते हैं, वो नाइटिंगेल के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। सो दीज आर द थीम्स ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल। तो वेरी फर्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं द एक ऑफ मॉर्टेलिटी, जो एक पेन है मॉर्टेलिटी का, वो दिखा रहे कि दे माई हार्ट एक्स अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। These are the beginning lines of the ode, where after hearing the sound of it seems like he has drunk something like hemlock or something which make him a little bit unconscious. He cannot decipher whether he is in reality or he is in imagination. तो वो सॉन्ग सुनने के बाद ऐसा उनको फील होता है। हाँ, the speaker is overcome by a strange dullness and aching heart. He likens his emotional state to being drugged or poisoned hemlock. तो ऐसा लगता है कि उसको किसी ने ड्रग दे दिया है या वो किसी किसी तरीके का पॉइजन ले चुका है। लाइक हेमलॉक भी एक ट्री होता है जो कि काफी पॉइजनस होता है। हाँ, दिस isn't due to envy but admiration of the nightingale's joyful song which he hears in the trees. तो ये जेलसी की वजह से नहीं, किसी तरीके की एनवी नहीं है, बट वो नाइटिंगेल के सॉन्ग को एडमायर कर रहा है। उसको इतना खूबसूरत लग रहा है वो सॉन्ग कि वो सॉन्ग को सुनते सुनते वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया है जो कि लग रहा है कि किसी ने उसको किसी तरीके का पॉइजन दे दिया हो। ही इज नॉट इन हिज कॉन्शियस स्टेट। तो यहाँ पे डिवाइसेस जो यूज हुए हैं, एल्यूजन्स देख लो। जैसे हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है, एक रिवर है लेथ, ठीक है, जिसमें जिसका पानी पीने के बाद लोग जो है कि वो अपना मेमोरी लॉस कर देते हैं या चीजें भूल जाते हैं। तो दीज आर द एल्यूजन्स यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। टोन की हम बात करें तो टोन वैसा ही है, मेलैंकोलिक है बट एडमायरिंग भी है। वो नाइटिंगेल को एडमायर भी कर रहे हैं। एपिस्ट्रॉफी है, सबसे पहले वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं नाइटिंगेल को। तो ये सब हमें फर्स्ट स्टैंजा में देखने को मिलता है। नाउ इन द सेकंड स्टैंजा, yearning फॉर escape थ्रू wine। नाउ सेकंड स्टैंजा में वो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, उसी थॉट को कंटिन्यू करते हैं। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैव बीन cooled a long age in the deep dwell earth। तो यहाँ पे विंटेज जो है, ड्रॉट ऑफ विंटेज, दैट इज फॉर वाइन। द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर वाइन फ्रॉम वार्म साउथ, सिंबलाइजिंग सेंसरी प्लेजर एंड इमेजिनेटिव स्केप। ठीक है, तो वो स्केप करना चाह रहा है। हाँ, और वो एक सेंसरी प्लेजर भी चाहता है। ही विशेस टू जॉइन नाइटिंगेल एंड फॉरगेट ह्यूमन सफरिंग। तो ये लेने के पीछे, वाइन लेने के पीछे या पॉइजन लेने के पीछे या डेथ के लिए वो क्या चाहता है, उसका रीजन क्या है, उसकी विश क्या है। तो ही विशेस टू जॉइन नाइटिंगेल एंड फॉरगेट ह्यूमन सफरिंग, कि वो ये जो सफरिंग, वो पेन फील कर रहा है अपने ब्रदर के खोने का, और बिलोवेड के जाने का भी है कहीं न कहीं, और अपना खुद का इलनेस, हेल्थ जो है, तो वो ह्यूमन सफरिंग से दूर कहीं नाइटिंगेल के साथ चला जाना चाहता है। तो फॉर दैट इज़ अ काइंड ऑफ एस्केपिज़्म, जो कि रोमांटिसिज्म में हमें देखने को मिलता है। जब भी हम इमेजिनेशन में होते हैं, बेसिकली हम रियलिटी को एस्केप कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिसिज्म। सो यहाँ पे भी डिवाइसेस क्या-क्या यूज़ हुई हैं, तो इमेजरी यूज़ हुआ है। सेंसुअल इमेजेस लाइक टेस्ट, स्मेल और वार्म्थ के लिए जब हम वाइन की बात कर रहे हैं, तो इमेजरी का यूज़ है। नाउ सिंबलिज्म, वाइन इज़ अ सिंबल ऑफ एस्केप, फॉरगेटफुलनेस, इंस्पिरेशन, इन सभी चीज़ का सिंबल है वाइन। नाउ इन द थर्ड स्टेंजा, मिजरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसमें हम मिजरी देखते हैं, ह्यूमन लाइफ की सफरिंग की बात करते हैं वो। दैट फेड फार अवे, dissolve and quite forget what thou among the leaves had never known. So he contrasts Nightingale's clear pre-existence with the human realities, sickness, aging, despair and death। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नाइटिंगेल जो है कि वो ह्यूमन जो भी रियलिटीज हैं, लाइक सिकनेस है, एजिंग है,
डिजायर्स, डिस्पेयर, डेथ, डिप्रेशन, इन सभी से वो कह लो कि अछूती है, या उन सब का उस पे कोई भी असर नहीं पड़ता है नाइटिंगेल के ऊपर। सो ही वांट्स टू गो विद दैट बर्ड एंड ही कॉन्ट्रास्ट हिज इट्स लाइफ विद द ह्यूमन लाइफ। हाँ, द बर्ड इज अनटच्ड बाय द पेन दैट मार्क्स ह्यूमन लाइफ। तो वो पेन से अनटच्ड है। जैसा कि हमने टू स्काईलार्क में सैली के भी पोएट्री में देखा कि उसमें भी वो कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ थॉट कर रहे हैं कि ह्यूमन जो है दे आर फुल ऑफ सफरिंग, दे कैन नॉट एंजॉय द प्योर जॉय। ऑन द अदर हैंड दैट स्काईलार्क इज एंजॉयिंग और हैज अ प्योर अनप्रीमेडिटेटेड सॉन्ग टाइप समथिंग ना, उसका आर्ट जो है कि अनप्रीमेडिटेटेड है। हाँ, सो जुक्स्टापोजिशन है बर्ड का जॉय वर्सेस ह्यूमन सफरिंग, जैसा कि सेम हमें सैली में भी देखने को मिलता है। एलिट्रेशन है वेयर यूथ ग्रोस पेल एंड स्पेक्ट्रम थिन एंड डाइज। नेक्स्ट स्टेंजा, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। अवे अवे फ्रॉम आई विल फ्लाई टू थी, टू चैरियट बाय बाकुस एंड हिज पैरट्स। सो इन दिस स्टेंजा, ओके, सो वो उस नाइटिंगेल के साथ कहीं दूर चला जाना चाहता है, लेकिन ये बैकस के चैरियट में नहीं। अब नाउ बाकस कौन है, बैकस कौन है? तो बाकस जो है कि वो रोमन गॉड ऑफ वाइन है। तो द स्पीकर नाउ रिजेक्ट्स वाइन, क्योंकि उसने पहले वाइन को ही इससे पहले वाली स्टेंजा में वो वाइन का सहारा लेके स्केप करना चाह रहा है। बट वो वाइन जो है कि हमेशा उसको उस स्केप वाले स्टेज में नहीं रख पाएगा, उस स्टेज में नहीं रख पाएगा, नशा एक बार उतरेगा भी। तो वो चूज करता है इमेजिनेशन, दैट इज पोएट्री, टू टू यूनाइट विद द बर्ड। तो उस बर्ड के साथ यूनाइट होने के लिए वो, या उस बर्ड के साथ स्केप होने के लिए वो जो मीडियम चूज करेगा वो क्या है, पोएट्री। हाँ, पोएट्री बिकम हिज स्पिरिचुअल चैरियट। और ये पोएट्री जो है उसका एक ये स्पिरिचुअल चैरियट बनेगा, जो कि उसको वर्ल्ड के साथ, इस दुनिया से, ये ह्यूमन सफरिंग और इन सब से एस्केप दिलाएगा। हाँ, एल्यूजन में बाकस है, रोमन गॉड, हेपोक्रेन है, सेक्रेड स्प्रिंग ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन। हाँ, मेटाफर विंग्स ऑफ पोएजी इमेजिनेशन या पोएटिक फ्लाइट की बात है कि वो पोएटिक पोएट्री का विंग्स बना के, मतलब पोएट्री वाले पंखों के साथ वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा या इस दुनिया को स्किप कर देगा। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माय फीट, nor what soft incense hangs upon the bough. So here, he having imagined himself in the dark forest with the nightingale, the speaker cannot see or but feels and smells everything. तो वो रात में कुछ देख तो नहीं पा रहा है, लेकिन वो cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hang upon the bough. बट वो हर एक चीज को वो स्मेल कर पा रहा है। ही फोकसेस ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंस बियॉन्ड साइट। तो अब वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस कर रहा है, जो कि उसके देखने से वो अलग है। तो यहाँ पे इमेजरी में रिच ऑल्फैक्टरी एंड टैक्टाइल इमेजेस, ठीक है, टैक्टाइल इमेजेस टच की बात है वो, ठीक है, और यहाँ पे स्मेल की बात है, ये दो सेंसरी इमेजेस का यूज हुआ है। सो के मिक्सिंग ऑफ सेंसेस लाइक सॉफ्ट इंसेंस, ये सिनेस्थेसिया, मिक्सिंग ऑफ सेंसेस एंड सॉफ्ट इंसेंस, जैसे उसका एग्जांपल दिया है। Now more than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain. So now the poet wants to die, and raptured by the bird's eternal song, he feels it would be perfect to die now. तो इतना रप्चर्ड वो फील कर रहा है, डेथ वंस फियर नाउ सीम्स ईजफुल एंड वेलकम। जिससे इस डेथ से, जिससे वो डर रहा होता है एक समय तक, ना वो बहुत ही ईजफुल लग रहा है उसको। पैराडॉक्स देख लो, डेथ एज रिच एंड पीसफुल। तो ये पैराडॉक्स है, डेथ जो है वो रिच और पीसफुल कैसे हो सकता है, तो अपने आप में एक पैराडॉक्स है। आयरनी क्या है यहाँ पे, डेथ में एंड हिज सफरिंग बट ऑल्सो साइलेंसेस हिम। तो डेथ जो है, सही बात है कि उसकी सफरिंग को तो एंड कर देगा, लेकिन उसको भी शांत कर देगा। तो ये एक आयरनी भी है। Thou was not born from that immortal bird. No hungry generations freed thy dawn. And the speaker asserts the immortality of the bird not in the body but through its song. तो वो बर्ड जो है वो इमोर्टल है, अपने बॉडी से नहीं बट अपने सॉन्ग से। इट हैज sung to emperors, clowns and even रूथ ऑफ द फील्ड्स। बिब्लिकल एल्यूजन है कि ये जो बर्ड है इसका सॉन्ग एम्परर्स ने भी सुना होगा, क्लाउन्स ने भी सुना होगा। रूथ ऑफ द फील्ड ये एक बिब्लिकल एल्यूजन है। रुत एक मैजिकल कैसमेंट्स ऑफ फेरी लैंड है, कह लो एक तरीके से। और सभी जगह ये सॉन्ग सुना गया होगा। तो ये सॉन्ग जो है, कहने का मतलब आर्ट अपने आप में क्या है, इमॉर्टल है। लेकिन ये बॉडी ये खत्म हो जाएगी, लेकिन आर्ट वो हमेशा रहेगा। तो सिंबलिज्म क्या है, बर्ड एक पोएटिक आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी की बात हो रही है। ओके, फॉरलॉन्ग, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टूल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। लेकिन वही सॉन्ग जो है वो एक अलार्म का काम करती है और उनको वापस से उनको रियलिटी में ले आती है। हाँ, द वर्ड फॉरलॉर्न jolts him out of his reverie। हाँ, reverie is for daydream। तो उस daydream से उनको वापस ले आता है। The bird flies away and the speaker is left questioning whether his experience was vision or a dream।
तो अब वो बर्ड चली जाती है, उसके बाद वो समझ नहीं पाते हैं कि वो कोई एक सपना देख रहे थे या वो एक विजन था, एक सामने रियलिटी उनकी चल रही थी। तो यहाँ पे डिवाइसेस की बात कर लो तो बेल है, जो कि एक ओनोमोटोपोइया है, जो कि साउंड की बात कर रहा है। एम्बिग्विटी है फाइनल लाइन में, डू आई वेक अप और स्लीप। तो वो एम्बिग्विटी कंफ्यूज्ड है, वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कि वेदर ही वाज स्लीपिंग, ही वाज ड्रीमिंग, और ही वाज रियली लिसनिंग द सॉन्ग एंड हैविंग ऑल दोस विजन्स। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है इस चीज को लेके, एक एम्बिगुअस कह लो स्टेट में है। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लें तो एपोस्ट्रोफी है, बर्ड को बार बार एड्रेस कर रहे हैं, दाओ इमॉर्टल बर्ड ऐसे करके। एल्यूजन्स इसमें कई जगह आए हुए हैं। हाँ, ये सब हमने बात किया। फिर इमेजरीज है, फास्ट फेडिंग वॉयलेट, एम्ब्लेम डार्कनेस। तो ये इमेजरी है, पैराडॉक्स, रिच टू डाई, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजायर और डेथ की बात हो रही है। सिंबलिज्म इसमें नाइटिंगेल जो है कि सिंबल है किसका, पोएटिक और आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी का। निगेटिव कैपेबिलिटी की बात हो रही है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज बेसिकली कीट्स का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, थियरी है, जिसमें वो कहते हैं कि हम जो भी मिस्ट्री और एम्बिग्यूटी है वर्क की, उसको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट रीजनिंग और लॉजिक। नाउ कमिंग टू एमसीक्यूज, so the very first question is, what is the speaker's mood at the beginning of the poem? So in the beginning of the poem, he was very much melancholic, but at the same time, admiration is also for the bird song. My heart aches and a drowsy numbness pain my sense. This line indicates his emotional conflict. What does Keats envy about the nightingale? So somewhere Keats is envious due to its freedom from human suffering. Next question है, what is hemlock a symbol of in the first stanza? So it is a symbol of death or numbness. Next question. Keats wishes to fade away into the forest dim with the nightingale through wings of poetry. Next question. What is Leth in the poem? So Leth is a river of forgetfulness. The poet uses a draught of vintage as a metaphor for escape through wine. The nightingale is described as light-winged dryad of the trees. Keats contrasts the bird's song with the world's harsh realities, where youth grow pale and spectre thin and dies is an example of. So it is realism and morbidity. The poet compares the nightingale song to immortal voice of nature. Fade, far away, dissolve, and quite forget refers to escape from human suffering. What does Keats mean by the weariness, the fever, and the fret? That is earthly sufferings and struggles. Thou was not born from death, immortal bird. This is an example of epistrophe. What mythological figure does not? Keats refers to the poem. That is first one. बाकी ये तीनों refer किया हुआ है उन्होंने. What is the speaker's attitude towards death in the poem? Welcoming. Which stanza includes the wish for easeful death? That is in the sixth stanza. The poet hears the nightingale's song in complete darkness. Darkling I listen, suggest listening in darkness. The poem ends with a question about whether the vision was real or a dream. Which poetic form does ode to a nightingale use? So that is ode with 10 stanzas. What is the meter of the poem? So that is iambic pentameter. The phrase emblem darkness is an example of, that is metaphor. What does the speaker associate with the bird song? Forgetfulness of human pain.
The term dryad refers to tree name from Greek mythology. What is the mood of sixth stanza? Eager for death and release. Which phrase describes the nightingale's freedom? Thou sings of summer is full-throated ease. The nightingale in the poem serves as a symbol of transcendent art and immortality. What does Keats say about Nightingale's song in relation to time? It is older than the present. Next question is, whose ear does Keats imagine heard the Nightingale's song in the ancient time? So that is Ruth's. Next question. Magic casements opening on the foam of perilous seas suggest a dreamlike escape. The use of the casement imagery at the end creates a sense of dreamlike uncertainty. What contrast does Keats make between the bird and the human being? The bird is free from death and suffering. What emotion dominates the third stanza? Ecstasy. Which of the following lines reflects the concept of negative capability? Do I wake or sleep? Charmed magic casements refers to windows of a fairy palace. What does Keats imply by no hungry generation tread thee down? Poetic art transcends generational decay. In which year was Ode to Nightingale written? That is written in 1819. Where was Keats when he composed his poem? Under a tree in Hampstead. What movement is Keats associated with? So he's associated with Romanticism. What does the bird's song symbolize throughout the poem? Escape through imagination and art. Away, away, for I will fly to thee, reflects the spiritual union with the bird. What literary technique is most prevalent in the poem? That is apostrophe. The line, where beauty cannot keep her lustrous eyes, suggests time overpowers all beauty. How is nature treated in the poem? As a spiritual refuge. What is easeful death? So a welcome death. Do I wake or sleep expresses dream-like confusion between fantasy and reality. The Nightingale's song is not described as loud and disturbing. How does the poem relate to Keats' personal life? He experienced physical suffering and loss. The poem is a meditation on morality, beauty, and the power of imagination. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.